हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की ये दूसरी वीडियो। शुरू करते हैं एनसीईआरटी में क्या समझाया गया। टॉपिक है हमारा आज का स्टैमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने फ्लावर के जनरल डायग्राम को समझा था और उसके डिफरेंट पार्ट्स को याद किया था कि जो फूल की डंडी होती है वो पेडिसल कहलाती है। आगे उसका पार्ट थोड़ा चौड़ा हो जाता है जो थैलेमस या रेसेप्टेकल कहलाता है। चार पार्ट होते हैं फ्लावर के: सैपल, पेटल, स्टैमिन और कार्पल। ग्रुप ऑफ सैपल इज नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो कहलाता है स्टैमिन, इट हैज़ टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंड द ग्रुप ऑफ स्टैमिन इज नोन एज एंड्रोशियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है कार्पल, उसके तीन पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एंड द ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोशियम। अगर कार्पल फ्यूज्ड हो तो उसको पिस्टिल भी बोला जाता है। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर मौजूद होते हैं सेंट्रल सेल, एग सेल यानी कि फीमेल गैमीट, इसलिए एम्ब्रियोसैक को फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट कहा जाता है। और दूसरा हमने उधर याद दिया था कि जो एंथर है उसके अंदर होते हैं चार पॉलन सैक। उन्हीं पॉलन सैक के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। शुरुआत वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं जब उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर और फिर पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो फिर उसी को हम पॉलन सैक कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम, नीट में आ चुका है। एंड पॉलन सैक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टेमिन माइक्रोस्पोरोफिल और कार्पल मेगा स्पोरोफिल। ठीक है ना। एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट और इधर आप बोलेंगे पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरुआत में एनसीईआरटी बताया हुआ है कि ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, शोज टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टैमिन। एक स्टैमिन के दो पार्ट दिखा रखे हैं यहाँ पर। अ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, ये फिलामेंट आपको दिखा रखा है। एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर, ऊपर ये दो लोब वाला स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा एंथर। ठीक है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। इस सवाल लाइन से नीट में कई बार सवाल आ चुका है कि जैसे कि ये स्टैमिन है, प्रोक्सिमल यानी कि पहला वाला पार्ट, इसका प्रोक्सिमल पार्ट या तो नीचे थैलेमस से जुड़ा होता है या पेटल से जुड़ा होता है। और अगर ये लिलियसी फैमिली हुई तो हो सकता है वो टेपल से जुड़ा हो, जैसे वहाँ पर आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर इसको देखा होगा। मुझे फिलहाल क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म पर है और इधर हम ये देखने को मिलेगा इसका जो प्रोक्सिमल एंड स्टेम का इट इज अटैच विद आइदर विद द थैलेमस और द पेटल। इस लाइन से सवाल आ चुका है कि the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। इस बात को आप याद रखें। The number and length of the stamens are variable in flowers of different species। इस लाइन को हो सकता है वो ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ ले कि the number and the length of the स्टेमिन की लेंथ और उसके नंबर तो आपने उधर पढ़े भी थे कि उधर जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे तो अलग अलग फैमिलीज में आपको स्टेमिन के काउंट अलग अलग मिल रहे थे। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमिन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है ना। आगे इन्होंने बस एक नॉर्मल सी बात लिखी, इस एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टैमिन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स, अगर आपको 10 फ्लावर्स से स्टैमिन कलेक्ट करने हो, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के, एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, और आप उन्हें एक स्लाइड में लगाएं, देन यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन द साइज सीन इन नेचर। तो आप देखेंगे उनमें काफ़ी आपको साइज में फ़र्क नजर आएगा। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of the anthers in different flowers। और आप अगर उन्हें बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि एंथर का जो अटैचमेंट है फिलामेंट पे वो भी अलग अलग टाइप का है। ठीक है ना। खैर इससे ऐसा कोई खास सवाल यहाँ नहीं बनेगा, आगे बढ़ते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी एंथर, एक टिपिकल डाइकॉट एंथर कैसा होता है, बाइलोब, उसमें दो लोब होते हैं, विद ईच लोब हैविंग टू थीका, हर एक लोब में दो दीवारें होती हैं, थीका मतलब वॉल, इसलिए आप इन्हें बोल सकते हैं डाइथिकस। डाइथिकस। एक बात और कि आप ये देखेंगे हर लोब के अंदर दो पॉलन सैक हैं तो उसके अंदर टोटल 4 पॉलन सैक हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। 3 लफ्ज का ही ऑप्शन आता है। अ टिपिकल डाइकॉट एंथर इज, आप बोलेंगे बाइलोब्ड, हर एक लोब में दो थीका है तो डाइथिकस, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है ना। ओफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द टू थीका। आप देखें बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो कि दो थीका को, दो लोब को सेपरेट कर रहा है। Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther। अब अंतर को अगर हम कट करके देखें तो हमें डिफरेंट टिश्यूज कौन कौन से नजर आएंगे, लेयर्स नजर आएंगे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. Uh, the anther is a four-sided tetragonal structure consisting of the four microsporangia located at the corners two in each lobe. ये लाइन भी हो सकता है वो ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ लेंगे, एनसीईआरटी कोई भी लाइन पूछी जा सकती है। ये ऐसे 1 2 3 4, तो हमें नजर आ रहा है कि एंथर जो है वो एक फोर साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ये लाइन वो आपसे पूछ सकता है, याद रखें, फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। ये जो अंदर गोले नजर आ रहे हैं यही बाद में फिर पॉलन सैक कहलाते हैं जब इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब, हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल देते हैं हम। तो टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, इसी वजह से इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जा रहा था। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन सैक, मतलब जब उसका अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है आप उसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दें, और जब उसमें पॉलन ग्रेन बन जाता है आप उसे पॉलन सैक बोल दें। यही लाइन आपसे वो पूछ भी लेगा ट्रू फॉल्स में कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सैक। क्या बन जाते हैं? पॉलन सैक। द एक्सटेंडेड they extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with the pollen grains. खैर ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी, आपको बस ये बात समझनी ध्यान से, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सैक। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पर ही माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में कुछ बात करेंगे। इनर माइक्रोस्पोरेंजियम समझ गया ना आप? ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, इसके बारे में बात होगी। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. एक लाइन है, आप याद रख लें इस बात को। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम हमें कैसा नजर आता है? तकरीबन गोल नजर आता है, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ चार वॉल लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर होगी एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपेटम। एनसीईआरटी बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को दिखाया भी है। इट इज जनरली सराउंड बाय फोर वॉल लेयर्स, उनके नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द टेपेटम। तो आप याद रखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय द फोर वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। फिर आगे एनसीईआरटी समझाएगा जो शुरू की तीन लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम का पॉलन सैक के प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर। ऑफ कोर्स बाहर की लेयर है, जिस तरह सर्दियों में हम जैकेट पहनते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, बाहर की लेयर है तो उनका प्रोटेक्शन का काम तो हो गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट काम, यही लेयर जब टूटती है तो अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, यानी दे आल्सो हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर। एनसीईआरटी में शुरू की तीन लेयर के लिए बोला गया, आउटर थ्री वॉल है यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, दे हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन एंड द डेहिसेंस ऑफ एंथर फॉर द रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन। डेहिसेंस मतलब टूटना, एंथर टूटेगा तभी पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। प्रीवियस ईयर में जब ये सवाल आया तो जो दूसरी लेयर है एंडोथीसियम, उसके बारे में कहा जाता है कि मेनली यही वो लेयर है कि जो कि डेहिसेंस ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन में मदद करते हैं। उसकी वजह ये है कि जो सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, उसमें अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड होते हैं विच आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी वो वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह सेल्स फूल जाते हैं, स्वेलअप कर जाते हैं, फट जाते हैं, फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से शुरू की तीन लेयर हैं जो डेहिसेंस में मदद करती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और अगर पीवाईक्यू पूछा जाएगा तो दूसरी लेयर, अगर सिंगल आंसर आपको लगाना, एंडोथीसियम। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। द आउटर थ्री वॉल लेयर्स यानी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनके बारे में बात हो रही है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, आप याद रखेंगे ये तीनों शुरू की लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड हेल्प इन द, यहां से सवाल बन सकता है, एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम, सबसे अंदर वाली लेयर टेपेटम है। अभी आगे डायग्राम आएगा हम उसमें और अच्छे से समझ लेंगे। टेपेटम का मेन काम है नरिशमेंट का, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टेपेटम। एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर मिडिल लेयर, एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। तो ये क्या करता है, मिडिल लेयर से खाना उठाता है टेपेटम, और अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल तक पहुंचा देता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स तक खाना पहुंचा देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उधर आप टेस्टिस में सुनते हैं कि सर्टुली सेल का मेन काम है नरिशमेंट डेवलपिंग स्पर्म्स के लिए, और उधर आपने सुना ओवरी के अंदर कि वो जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनका मेन काम होता है नरिशमेंट। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने यहाँ पर रखे हुए हैं टेपेटम। टेपेटम क्या करते हैं, मिडिल लेयर से खाना उठाते हैं और अंदर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा था द मेन फंक्शन ऑफ टेपेटम इज, तो आप आंसर लगाएंगे नरिशमेंट। इसके अलावा इसके और भी कई सारे फंक्शन हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, बहुत शानदार लाइन है, आप इसे याद रखेंगे। टेपेटम का मेन फंक्शन क्या है, इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। सेल्स ऑफ द टेपेटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। बहुत बार इस लाइन पर सवाल आ चुका है, एनसीईआरटी की लाइन है कि टेपेटम के सेल्स कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे सेल्स ऑफ टेपेटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म, गाढ़ा से इनका साइटोप्लाज्म होता है, जनरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, यानी दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड।
तो द सेल्स ऑफ द टेपेटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत बार इस लाइन से सवाल आ चुका है, आप बिल्कुल इसे याद कर लें। एंड हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। आगे इन्होंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स बिकम बाई न्यूक्लिएट, ये कैसे बाई न्यूक्लिएट हो जाते हैं। बाई न्यूक्लिएट मतलब दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको ऐसे समझना है कि जैसे आपको 11वीं क्लास में माइटोसिस पढ़ाई गई थी, तो आपको बताया गया था कि माइटोसिस के दौरान पहले इंटरफेज होगा, उसके बाद फिर एम फेज होगा। एम फेज के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है 1 से 2 में, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा अगर प्लांट सेल है। मतलब नॉर्मली आपको ये तो बताया जाता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, उसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। तो अगर न्यूक्लियर डिवीजन होने के फौरन बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो तो फिर वो एक ही जगह पर दो न्यूक्लियस रह जाएंगे, यानी इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो उसके रिजल्ट में होगा कि एक ही सेल के अंदर आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी दो न्यूक्लियस नजर आने लगेंगे। तो ये जो इन्होंने सवाल यहाँ पूछा है कि टेपेटल सेल कैसे बाई न्यूक्लिएट हो जाते हैं, तो इसका जवाब आप थोड़ा सा सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले अंदाज में देंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, या फिर आप इसको आसान सी भाषा में बोलेंगे न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, के न्यूक्लियर डिवीजन होने के फौरन बाद अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है, इस वजह से यहां पर आपको बाइन्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एक एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो आपने अभी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखे थे यंग एंथर के अंदर, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर उन्हें पॉलन सैक बोलने लगेंगे क्योंकि उसमें पॉलन ग्रेन बन चुके होंगे। तो उसमें सेल्स भरे होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में सेल्स भरे होते हैं, उन सेल्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। बहुत सारे सेल को मिला के टिश्यू बोला जाता है, उस टिश्यू का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। उसको स्पोरोजीनस टिश्यू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसी से बाद में स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स, है ना। तो इसलिए आप ये बात याद रखें कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है। स्पोरोजेनस टिश्यू जिन सेल से भरा बना हुआ है उन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस, मियोसिस से बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर, वो चारों माइक्रोस्पोर एक ही साथ जुड़े होते हैं कैलोज वॉल के अंदर, कैलोज लेयर के अंदर। मैं भी आपको दिखा दूंगा, इसलिए उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर फिर एक पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से फाइनली 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। आगे इन्होंने इसकी बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो उधर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब उनके अंदर मियोसिस होगी तो उससे बनेंगे माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। इस प्रोसेस को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह देता था। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे कि लफ्ज से समझ में आ रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कॉम्पिटिशन में ऐसा भी हुआ है कि उसने माइक्रोस्पोर की जगह पॉलन ग्रेन लिख दिया, तो आप इसको पूरी लाइन ऐसे ही बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्योंकि अब मियोसिस हो रही है तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जिस सेल में मियोसिस हो रही है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो होगा डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्योंकि मियोसिस हमेशा किसी डिप्लॉइड सेल के अंदर ही होती है, और जो इससे नए सेल बनेंगे माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, वो होंगे हैप्लॉइड, क्योंकि 11th में आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि मियोसिस के रिजल्ट में हमेशा हैप्लॉइड सेल्स ही बनते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। As the anther develop, the cells of the sporogenous tissue यानी वही माइक्रोस्पोर मदर सेल undergo meiotic division, इनमें होगा meiotic divisions to form माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की 4 माइक्रोस्पोर एक साथ बनते हैं। What would be the ploidy of each cell in the tetrad? Of course ये हैप्लॉइड ही होंगे। हैप्लॉइड इस वजह से होंगे क्योंकि मियोसिस यहाँ पर हो रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देख। ये इन्होंने कट सेक्शन वाला बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, और ये सबसे बाहर वाली लेयर है यंग एंथर की, ये कहलाती है एपिडर्मिस। उसके बाद दूसरी लेयर है एंडोथीसियम, फिर ये मिडिल लेयर, और ये गोल गोल जो लेयर है ये कहलाती है टेपेटम, और अंदर ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसके अंदर भरे हुए हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अंदर ये है स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है ना। सबसे बाहर वाली लेयर हो गई है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर है वो हो गई एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद ये तीसरी लेयर हो गई मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स के बाद आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सबसे मिडिल लेयर के बाद ये चौथी टेपेटम, और सबसे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है ना। ये यंग एंथर की पहचान है कि उसके अंदर आपको चारों ही लेयर नजर आ रही हैं। यंग एंथर के अंदर आपको चारों लेयर नजर आ रही है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। जब एक एंथर मैच्योर होने लगता है तो उसका ये सारा खाना मिडिल लेयर वाला टेपेटम उठा के
अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू की तरफ पहुंचा देती है। तो जैसे जैसे इसका खाना खत्म होता चला जाएगा, मिडिल लेयर खत्म हो जाएगी। तो मिडिल लेयर खत्म हो जाती है, इसे बोला भी जाता है मिडिल लेयर इज एफीमेरल इन नेचर, यानी इट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद एक टाइम ऐसे भी आएगा कि टेपेटम भी खत्म हो जाएगी। तो एक मैच्योर एंथर के अंदर अगर आप देखें तो बाहर आपको दो लेयर नजर आएंगी, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। मिडिल लेयर टेपेटम खत्म हो चुकी होगी और अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसको फिर बोला जाता है पॉलन सैक, क्योंकि यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बनने लगते हैं। आपको यहाँ डायग्राम में वही चीज़ थोड़ा सा डिटेल में दिखा है, एपिडर्मिस है, फिर ये एंडोथीसियम है, फिर ये मिडिल लेयर से दिखाई है, एक से ज़्यादा ही लेयर हैं, और उसके बाद में दिखाई है टेपेटम, और अंदर दिखाना चाह रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये टूट चुका है, देहेसेंस ऑफ एंथर हो चुका है, लाइन ऑफ देहेसेंस यहाँ दिखाई जा रही है, यहीं से पॉलन ग्रेन निकलकर बाहर आएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स निकलकर बाहर आ रहे हैं इस जगह से, यानी ये एक मैच्योर एंथर जिसमें देहेसेंस हो चुका है। ठीक है, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब वही माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात हो रही है कि सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाए। एक से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब उसी सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू के लिए बोला जा रहा है कि ये एक पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए क्योंकि उससे माइक्रोस्पोर बनते हैं, पॉलन मदर सेल इसलिए क्यों माइक्रोस्पोर भी बाद में पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए स्पोरोजेनस टिश्यू की जो सेल है आप उन्हें पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, पीएमसी, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, एमएमसी। The process of formation of microspore from a pollen mother cell in microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis। कई बार ये डेफिनेशन पूछी गई है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, हो सकता है कि वहां पर वो माइक्रोस्पोर की जगह पॉलन ग्रेन लिख दे, तब भी आप यही डेफिनेशन बोल देंगे, फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू meiosis is called microsporogenesis। याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। जब ये माइक्रोस्पोर बनते हैं तो एक साथ 4 सेल होते हैं, इसलिए इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। आगे एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है, अभी दिखाएंगे उसको। माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। एज द एंथर्स मैच्योर, जब एक एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, उसके अंदर पानी कम होने लगता है। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के माइक्रोस्पोर एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं, इनके चारों तरफ एक लेयर होती है कैलोज वॉल, वो डिसॉल्व हो जाती है कैलेज एंजाइम की वजह से, वो भी टेपेटम में निकालता है, फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलपिंग इनटू पॉलन ग्रेन्स। और ये माइक्रोस्पोर जो बने थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में पॉलन ग्रेन्स में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। एनसीईआरटी की लाइन आप याद कर लेंगे, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजार पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द देहेसेंस ऑफ एंथर, जो कि जब एंथर का देहेसेंस होता है, एंथर टूटता है तो फिर बाहर निकलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं। अब तक बात हमारी ये कि अगर एक यंग एंथर को हम देखेंगे तो सबसे बाहर उसमें एपिडर्मिस होगी, उसके बाद एंडोथीसियम होगा, फिर मिडिल लेयर होगा, फिर टेपेटम होगा, 4 तो वॉल लेयर है। फिर है पॉलन सैक के अंदर मौजूद स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। उनमें होगी मियोसिस, मियोसिस से बनते हैं 1 से 4 सेल, वो कहलाते हैं चारों माइक्रोस्पोर। चारों एक साथ ही जुड़े होते हैं, इसलिए उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड की वो जो बाहर एक लेयर होती है कैलोज वॉल, वो टूट जाती है और फिर ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। और जब एक एंथर मैच्योर हो रहा होता है तो यही माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में और बाहर निकल आते हैं, यानी माइक्रोस्पोर ही बाद में कन्वर्ट होते हैं पॉलन ग्रेन में। थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में बता रहे हैं। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये बात कई दफा पूछी गई है। पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट या इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, इस तरह सवाल आ चुका है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ द हिबिस्कस, हिबिस्कस चाइना रोज, अगर आप उसके ओपन एंथर को टच करेंगे या किसी दूसरे फ्लावर को भी, तो आपको उसके ऊपर एंथर के ऊपर येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन नजर आएंगे। येलोइश पाउडरी, पाउडरी मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको देखने पाउडर की तरह लगे। येलोइश, इसका मतलब ये हुआ पॉलन ग्रेन्स आर येलोइश इन कलर। येलोइश होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, 25 से 50 माइक्रोन की डायमीटर होती है। ये सवाल भी नीट एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी की लाइन। येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन आपको नजर आएंगे। स्प्रिंकल दीज ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर आप इसको एक ड्रॉप वाटर के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, डालेंगे और फिर ग्लास स्लाइड और उसे फिर आप ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, और अगर आप उसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको ये खूबसूरत नज़ारा नजर आएगा। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ द आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन। तो आपको पॉलन ग्रेन्स के साइज अलग अलग दिखेंगे, शेप, कलर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स।
सीन ऑन द पॉलन फ्रॉम डिफरेंट, अलग अलग स्पीशीज के अंदर पॉलन के साइज अलग दिखेंगे, शेप, कलर एंड डिजाइन, 4 लफ्ज बताएं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पॉलन नजर आ रहे हैं। ये इन्होंने डायग्राम में दिखाया माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसके चारों तरफ एक कैलोस वॉल है। यही जब एंथर मैच्योर होता है तो यही माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में, वॉल टूट जाती है और बाहर निकल आते हैं। और इस डायग्राम के अंदर नीचे उन्होंने यही दिखाया कि एक माइक्रोस्पोर जब पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से एनर्जी मिलती है जिससे पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।